डेट आज 13 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए ये 111 पब्लिक हेल्थ और पब्लिक गुड जियो साइंस एक्टिविटीज स्टार्ट करेगी 2023 से 2024 के बीच में। तो क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानना है। 1851 में इसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और तब इसको बनाया था कि ये रेलवे के लिए कोल डिपॉजिट ढूंढने का काम करे, कोयले की खदाने को ढूंढने का काम करे उस टाइम पे। लेकिन ओवर द टाइम इसका काम बढ़ा दिया गया और अब इसके पास सारी जियो साइंस इंफॉर्मेशन की सारी रिपोजिटरी इसके पास है, यानी कि इसका भंडार है जियो साइंस इंफॉर्मेशन का इसके पास वेरियस फील्ड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में तो है ही इसका हेडक्वार्टर। हर एक स्टेट में एक स्टेट यूनिट है। प्रेजेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है, एक अटैच्ड ऑफिस की तरह। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन से मिनिस्ट्री यानी कि कौन से मंत्रालय के अंदर आती है और कब बनाया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है सप्तकोटेश्वर टेम्पल। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे टी बोर्ड के बारे में पूछा था लास्ट ईयर, वो भी हमने कई बार डिस्कस किया था। सप्तकोटेश्वर टेम्पल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बस। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसका री इनोवेशन स्टार्ट किया था, उस पर हैप्पीनेस एक्सप्रेस की थी। कहाँ पे लोकेटेड है सप्तकोटेश्वर टेम्पल? गोवा में। देखो ये नार्वे बिचोलिम में लोकेटेड है और एक आइलैंड पे बना हुआ है। ये है सप्तकोटेश्वर टेम्पल। इसका ओरिजिन कब होता है, कब बनाया जाता है? ये 12वीं सेंचुरी में बनाया जाता है, ये कदम्ब डायनेस्टी के द्वारा। उस टाइम पे यहाँ पे कदम्ब वंश रूल करता था, और ये बना हुआ है दीवर आइलैंड पे, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये दीवर आइलैंड पे बना हुआ है नॉर्वे में, सप्तकोटेश्वर टेम्पल। इसका जो डिजाइन है, इसका सेंक्टोरम है, यानी कि जो इसके अंदर का जो पार्ट है जहाँ पे पूजा की जाती है, वहाँ पे जो दीवारें हैं वो प्लेन वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और इसका मंडप है जो यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। और चारों तरफ देखो ये यहाँ टेम्पल जो चारों तरफ घिरा हुआ है एक लेटराइट और स्टोन केव से, यानी कि स्टोन की लेटराइट की गुफाएं बनी हुई हैं इसके चारों तरफ। जो मराठा किंग थे शिवाजी महाराज जी, उन्होंने भी इसको दोबारा से रीबिल्ड कराया था, रिपेयर कराया था सप्तकोटेश्वर टेम्पल को। और यहाँ पे शिवलिंग एक रखा गया था, जो इसके एक एंट्रेंस पे अभी भी बना हुआ है, टेम्पल के एंट्रेंस पे यानी कि द्वार पे। नेक्स्ट टॉपिक है दयानंद सरस्वती। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी इनॉग्रेशन किया है कि इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है 200th, यानी कि 200 भी इनकी जन्म तिथि है, उसको 1 साल तक सेलिब्रेट किया जाएगा। ये इसका अभी इनॉग्रेशन किया, शुभ आरंभ किया। कहाँ पे? दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा पूरे साल तक। तो देखो जब भी ये ऐसी 100th, 50th, 25th या 125th, 150, 200 इस तरह की ये बर्थ एनिवर्सरी आती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। कई बार यूपीएससी ने पूछे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जानते हैं हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये हैं दयानंद सरस्वती जी। ये एक फिलोसफर थे, सोशल लीडर थे, सामाजिक सुधारकर्ता थे, आर्य समाज के ये फाउंडर थे, संस्थापक थे। आर्य समाज को इन्होंने बनाया था। आर्य समाज एक वैदिक धर्म का रिफॉर्म मूवमेंट था। आर्य समाज को 7 अप्रैल 1875 में शुरू किया गया था बॉम्बे से। 10 प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जिसमें ये थे गॉड, सोल और नेचर, यानी कि भगवान, आत्मा और प्रकृति पे आधारित था ये रिफॉर्म मूवमेंट वैदिक धर्म पे। और इसी में देखो दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, स्लोगन, गो बैक टू योग, गो बैक टू वेदाज, गो बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की तरफ लौट चलो। वेदों के ज्ञान पे आधारित था ये आर्य समाज मूवमेंट। और अभी भी देखो आर्य समाज के आपको मंदिर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती थी, यूनिवर्सलिज्म की बात की जाती थी। यूनिवर्सलिज्म यानी कि सारे ह्यूमन बीइंग हैं जो, उनकी रक्षा की जाए, सारे इंसानों की रक्षा की जाए। और इस तरह से ये देखो इन्होंने फर्स्ट टाइम
जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड की। इन्होंने कहा इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में। यूनिवर्सलिज्म को इन्होंने प्रीच किया और किसी स्पेसिफिक कास्ट पे इन्होंने फोकस नहीं किया था। यूनिवर्सलिज्म का मतलब हम ऊपर जान चुके हैं, यानी कि सारे ह्यूमन बीइंग को बचाना, सेव करना। इन्होंने देखो एजुकेशन सिस्टम पे कंप्लीट ओवरहॉल की डिमांड की, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका निरीक्षण किया जाए, और मॉडर्न इंडिया की एक तरह से विजनरी इन्हें कहा जाता था, मॉडर्न इंडिया का। इनके नाम पे देखो जो इनकी सोच थी उन पे आधारित स्कूल बनाए गए, जिन्हें डीएवी के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। डीएवी स्कूल आपने देखे होंगे अपने आसपास बहुत जगह पे। डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। 1886 में ये आए थे स्टार्टिंग में। 1886 में पहला डीएवी स्कूल यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया गया, और ये जो फर्स्ट डीएवी स्कूल बनाया गया था वो लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे लाहौर पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये महात्मा हंसराज इसके पहले हेडमास्टर हुआ करते थे डीएवी स्कूल के। और इनके बारे में पढ़े तो एक पुस्तक है, बुक सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्होंने लिखी थी। बहुत ही इन्फ्लुएंसर वर्क माना जाता है इनका, और इससे देखो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी प्रेरणा मिली थी सत्यार्थ प्रकाश बुक से। याद रखना, एक सत्य प्रकाश बुक है और ये है सत्यार्थ प्रकाश बुक, जो इन्होंने लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। इनके जो फेमस फॉलोअर हैं वो देखो अरबिंदो घोष इनके फॉलोअर रहे थे, और एस राधा कृष्णन भी इनके फॉलोअर रहे थे दयानंद सरस्वती जी के। और इन्होंने देखो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात भी की थी। और दूसरा, लेकिन इन्होंने देखो रिकन्वर्जन पे फोकस किया था, यानी कि जो ऐसी कम्युनिटी जो मुस्लिम हैं, जो पहले हिंदू थे, दोबारा से उनको मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट किया जाए, इस तरह भी इन्होंने मूवमेंट चलाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है भाषिनी मिशन। और देखो इनके बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ना, हिस्ट्री की बुक में आप पढ़ाई होगा, या स्पेक्ट्रम बुक है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, उसमें सारी डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें सारे मिल जाएंगे आपको, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और बाकी सब चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, उससे ज़्यादा कुछ ना पढ़ें आप। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी, और उसके अलावा कुछ भी बुक नहीं पढ़नी है आपको अगर सिलेक्शन लेना हो तो। वैसे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन टाइम वेस्ट ना करना हो तो सिर्फ इतना ही पढ़ें आप। नेक्स्ट टॉपिक है भाषिनी मिशन। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली कहा है कि मिशन भाषिनी के पास कैपेबिलिटी है कि इसको इंटीग्रेट किया जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। जो यूपीआई सिस्टम है जिसके जरिए आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, जैसे पेटीएम यूज करते हो आप, चाहे भीम ऐप यूज करते हो, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी आप यूज करते हो, तो वो पेमेंट जो करते हो आप यूपीआई के थ्रू होती है। यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। इस तरह की एक ऐप इंडिया ने बनाई है, यूपीआई 123 पे। ये गवर्नमेंट ऐप है यूपीआई 123 पे। इस पे क्या होगा, आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट जो करते हो अभी इंटरनेट के जरिए, इस ऐप पे बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। फिर ये भाषिनी मिशन क्या है, भाषिनी मिशन को देखो इस यूपीआई 123 पे यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ा जा रहा है। और इसमें फ़ायदा ये होगा भाषिनी मिशन में कि इसमें 20 लोकल इंडियन लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। यानी कि जो अभी आप पेमेंट ऐप हैं जो आप अभी एक लैंग्वेज में चला पाते हो इंग्लिश में, उसके बजाय आपको 20 लोकल इंडियन लैंग्वेज में मिलेंगी वो ऐप, यानी कि अपनी भाषा में यूज कर सकते हो लोकल लैंग्वेज में। तो अब लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। ये भाषिनी 4 एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा लैंग्वेज के लिए। गवर्नमेंट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके इंडियन लैंग्वेज को, मतलब इंग्लिश को या जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन इन लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। और इसको यूज किया जा सकता है इंडियन एमएसएमई के द्वारा, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या कोई स्टार्टअप है, कंपनी है या इंडिविजुअल इनोवेटर है, उनके द्वारा यूज किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को। तो आसानी से इंडियंस इंटरनेट पे डिजिटल सर्विसेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज में यानी कि अपनी मूल लैंग्वेज में, भाषा में यूज कर सकेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। और इस प्लेटफॉर्म में एक अलग से सेपरेट भाषादान सेक्शन बना हुआ होगा जो इंडिविजुअल को
कंट्रीब्यूट करेगा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें मल्टीपल क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव के जरिए। और ये आप एंड्रॉयड पे भी और iOS ऐप पे भी यूज कर सकते हो। एंड्रॉयड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड या iOS एप्पल के फ़ोन में, आईफोन में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड आपके बाकी के सारे फ़ोन में जनरली एंड्रॉयड यूज होता है। जैसे कोई भी फ़ोन है आपका, सैमसंग है, रेडमी है, इस तरह के फ़ोन है जो, उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते हो क्या है, जैसे देखो कंप्यूटर में विंडोज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जितना भी आपके काम कर रहे हैं, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कुछ भी काम ना करे, तो एक तरह से उसका बेस है, आधार है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये UPI 123 पे क्या है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ये। तो ये पेमेंट सिस्टम ऐसा है कि आप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी इस पर पेमेंट कर सकोगे। और किसने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे UPSC प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इसी कॉरपोरेशन से। क्या है ये, नॉन प्रॉफिट यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके प्रोविजन को यूज करके RBI ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके इसको बनाया था। यानी कि इसका मालिक RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका मालिक। RBI और IBA ने मिलके इसको बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलके इसको बनाया था। एक कंपनी की तरह काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो UPI 123 पे है, ये देखो IVR पे काम करती है, IVR के थ्रू या मिस्ड कॉल के थ्रू आप पैसा भेज सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। IVR क्या है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन, या साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी या पेमेंट ऐप, इसको यूज करके ट्रांजैक्शन की जा सकती है UPI 123 पे ऐप पे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन दोस्त। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है जो इंडिया ने इंडिया ने शुरुआत की है, इंडिया ने स्टार्ट किया है। इंडिया ने सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आ रखा है वहाँ पे हेल्प भेजी है, उसी का नाम रखा है ऑपरेशन दोस्त। इसमें देखो बहुत सारे NDRF है, उसके फोर्स भेजी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स उसके पर्सनल भेजे हैं, कर्मचारी, मेडिसन भेजी है, और भी मटेरियल एसेंशियल आइटम भेजे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं। NDRF जो टीम है हमारी, वो डॉग स्क्वाड लेके गई है, मेडिसन लेके गई है, ब्लैंकेट, 4 व्हीलर लेके गई है। ये देखो इंडियन आर्मी की टीम भी गई है, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे जो इंजर्ड पीपल हैं। तो इसमें हमें मेनली जानना है, एक तो ऑपरेशन दोस्त आपको याद रखना है कि भूकंप के टाइम पे तुर्की और सीरिया में ये मदद भेजी थी भारत ने, और दूसरा NDRF के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसमें जो पर्सनल होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स से लिए जाते हैं, और ये एक स्पेशलाइज फोर्स है जो नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर है उससे टैकल करने के लिए ये बनाई गई थी। जैसे कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, तो उस टाइम पे ये फोर्स भेजी जाती है। चाहे कोई केमिकल डिजास्टर हो, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिफेंस इमरजेंसी आ जाए, तब ये फोर्स भेजी जाती है हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में, और दूसरे देशों को भी इसके ज़रिए मदद की जाती है। 2005 में इसको बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था 2005 में, उससे पावर लेके NDRF बनाई थी। और इसमें 12 बटालियन है, और इसमें जो पर्सनल है, कर्मचारी है, वो ले जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स से। पैरामिलिट्री फोर्स आप जानते हो क्या है, जैसे CISF है, CRPF है, BSF है, SSB है, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स में आती हैं। इससे कर्मचारी ले जाते हैं और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है डिजास्टर से लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरएवर केमिकल्स। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने एक स्टडी की है। इसने कहा है कि जो फॉरएवर केमिकल्स हैं ये बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं नॉर्वे में, स्वालबार्ड में। नॉर्वे कहाँ है, देखो नॉर्वे यूरोप में एक कंट्री है, ये नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे का एक स्वालबार्ड एक यहाँ पे है, देखो ये वाला पार्ट है स्वालबार्ड नॉर्वे का ही पार्ट है। यहाँ पे देखा गया कि इस केमिकल की वजह से, जो PFAS के नाम से भी जाना जाता है या फॉरएवर केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं इसे, PFAS का मतलब है पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड अल्काइल सब्सटेंस,
जैसे फॉरएवर केमिकल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे 4700 से भी ज़्यादा केमिकल्स हैं जो मैन मेड केमिकल हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। ये इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये केमिकल देखे गए जिनसे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है स्वालबार्ड एरिया में, नॉर्वे के स्वालबार्ड एरिया में, ऐसी स्टडी की गई। तो इस केमिकल के बारे में जानेंगे। अब तक के जितने भी केमिकल्स पाए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट परसिस्टेंट सिंथेटिक केमिकल्स हैं ये जो फॉरएवर केमिकल्स हैं। 1940s में सबसे पहले इनको डेवलप किया गया था इन केमिकल्स को, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होते हैं फॉरएवर केमिकल्स। PFAS का नाम भी आपको याद रखना है, पर पॉलीफ्लोरोनेटेड अल्काइल सब्सटेंस। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज होते हैं ये भी आपको याद रखना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये देखो। वैसे हार्मफुल केमिकल है, हानिकारक केमिकल है, लेकिन ये नॉन स्टिक पैन्स में यूज होते हैं, जो कढ़ाई नहीं होते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक पैन। वाटर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल में ऐसे कपड़े जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। फायर सप्रेशन फॉर्म होते हैं जो आग को बुझाने के लिए, उन फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं ये फॉरएवर केमिकल। और आसानी से इन्वायरमेंट में ये डिग्रेड नहीं होते, वाटर में ये तैरते रहते हैं। ये केमिकल्स इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं, एयर में, सॉइल में ये प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड पाया जाता है जो केमिकल इंडस्ट्री में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड माना जाता है कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड। ओवर द टाइम ये पोल्यूटेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, लेक्स में, झील में जमा हो जाते हैं, एयर में, सॉइल में, रिवर में जमा हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा ये निकलते रहते हैं इंडस्ट्री से फॉरएवर केमिकल्स। और बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में भी ये जमे हुए हैं, जैसे आर्कटिक में। और देखा गया स्टडीज़ में कि ये ब्लड में भी पाए गए हैं, ह्यूमन ब्लड में भी, और वाइल्ड लाइफ जो होती है जंगलों में जो पशु पक्षी हैं उनके ब्लड में भी देखे गए हैं इसके सैंपल फॉरएवर केमिकल के, उनके ब्लड में भी। और यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क में भी, माता के दूध में भी देखे गए हैं इनके केमिकल। जो क्रोनिक एक्सपोजर होता है, यानी कि अगर ये जो फॉरएवर केमिकल हैं जब ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे लीवर डैमेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। या लो बर्थ वेट, बच्चे का जो जन्म होता है बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है, और बहुत सारे केसेस में कैंसर के भी कारण हो सकते हैं इसकी वजह से, यानी कि बहुत तरह के कैंसर भी हो सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है यानोमेमी पीपल। ये एक ट्राइब है, यानी कि कास्ट है, कम्युनिटी है, जाति है। अभी रिसेंटली न्यूज में प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछता, मैच द फॉलोइंग, तो उस तरह के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने अभी देखो इनको हटाया गया है अमेजन फॉरेस्ट से। अमेजन फॉरेस्ट में ये इंडिजिनस ट्राइब है, यानी कि वहीं के मूल निवासी हैं। अमेजन फॉरेस्ट फैला हुआ है ब्राज़ील वगैरह में। ब्राज़ील तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, इधर इस वाले पार्ट में यहाँ पे ये अमेजन फॉरेस्ट है। और अमेजन फॉरेस्ट में ये ट्राइब रहती है, लेकिन यहाँ पे ये इलीगल माइनिंग करती है, यानी कि अवैध तरीके से माइनिंग करती है। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इनको हटाने का यहाँ से। तो ये है यानोमेमी ट्राइब के लोग, ये देख सकते हो आप। यानोमेमी ट्राइब जो है अभी भी देखो कुछ इस तरह से रहते हैं लोग, जैसे पूर्वज रहा करते थे हर एक कंट्री में। जंगलों में रहा करते हैं ये, अमेजन के फॉरेस्ट में, अमेजन जंगल में। और जनरली ये वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे रहते हैं, ओरिनोको रिवर के पास। ये देखो यहाँ पे ब्राज़ील और ये है यहाँ पे वेनेजुएला, इस वाले एरिया में ये रहते हैं। इनको साउथ अमेरिकन इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये लैंग्वेज बोलते हैं जिरियाना लैंग्वेज बोलते हैं। और इनका ऑक्यूपेशन और इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, काम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या है, स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे मान लो यहाँ पे एरिया में एक कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को इन्होंने काटा, पेड़ पौधे काटे और यहाँ पे खेत बनाए, फिर खेती करने लगे। लेकिन यहाँ पे लगातार खेती करते रहते हैं ये, और खेती करते हैं तो यहाँ की देखो 4-5 साल में जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ पे इतनी अच्छी फसल नहीं होती। फिर ये दूर चले जाते हैं, वहाँ पे जंगलों को काटते हैं, खेत बनाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, तो शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न, या कि पेड़ पौधों को यहाँ पे काट के
जला देते हैं और फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग प्लेस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, यानी कि फूल और सब्जी वगैरह भी उगाते हैं, फ्रूट वगैरह गैदर करते हैं जंगलों से, बनाना कल्टीवेशन करते हैं, केला की खेती, हंटिंग करते हैं। एक इनमें देखो दावी या देवी कोपिनावा यानोममी के नाम से फेमस है, इनके लीडर हैं ये लीडर, दावी कोपिनावा यानोममी। इन्हें रेन फॉरेस्ट का दलाई लामा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इनके लिए बहुत सारी कैंपेन चलाए, अभियान चलाए कम से कम 20 ईयर तक। और इन्हें देखो स्वीडन का स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ये है स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वे के पास ये स्वीडन। तो यहाँ पे इन्हें अवार्ड में मिला। राइट टू लाइवलीहुड जो अवार्ड है वो नोबेल प्राइज़ का अल्टरनेटिव समझा जाता है, यानी कि नोबेल प्राइज़ का एक विकल्प। और नोबेल प्राइज़ आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माने जाते हैं, ये 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। तो जो ये दावी हैं इनके लीडर हैं, ये 20 ईयर तक कैंपेन करते रहे इनके लिए, यानोममी पीपल के लिए, ताकि इनकी जो ट्रेडिशनल लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और रेन फॉरेस्ट है जो इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। यह भी एक कम्युनिटी है, समुदाय है दाऊदी बोहरा। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है इनके खिलाफ। इनकी एक प्रैक्टिस है जिसे बोलते हैं एक्स कम्युनिकेशन। क्या है ये एक्स कम्युनिकेशन? देखो ये अपने सदस्य को अपने समुदाय से बहिष्कार कर देते हैं, अपने जैसे कहते हैं ना जात बिरादरी से बाहर कर दिया, ऐसे बाहर कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्स कम्युनिकेशन या एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं मेंबर को। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच को दे दिया है, वो बेंच अब फैसला सुनाएगी इसके बारे में। ये है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इस एक्स कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में होता क्या है इसके बारे में भी। दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है, देखो जिस तरह से आपने पढ़ा होगा जैनिज्म के बारे में या बुद्धिज़्म के बारे में या हिंदुज़्म के बारे में, तो जैनिज्म में 2 सेक्ट हैं, यानी कि 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक श्वेतांबर बोलते हैं, एक दिगंबर बोलते हैं एक कम्युनिटी को इसी में। बुद्धिज़्म में जैसे हिनायन महायान, ऐसे हिंदुज़्म में कुछ विष्णु की पूजा करते हैं तो वैष्णव कम्युनिटी बोलते हैं, कुछ भगवान शिव की करते हैं तो उन्हें शैव कम्युनिटी के लोग बोलते हैं। इसी तरह से समुदाय सेक्ट बटे हुए हैं हर एक कम्युनिटी में। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट 2 मेजर सेक्ट हैं ये, यानी कि ग्रुप हैं, सेक्ट का मतलब ग्रुप। और शिया सेक्ट है, उसके अंदर सब सेक्ट है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी के अंदर ये, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। मेनली ये कहाँ पे रहते हैं इंडिया में? गुजरात में, लेकिन और भी जगह रहते हैं, जैसे केरल में रहते हैं, और भी डिफरेंट पार्ट में रहते हैं हमारे इंडिया के। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका में भी बहुत सारे प्लेसेस में पाए जाते हैं, लगभग हर कॉन्टिनेंट में। जो इनकी मेन लैंग्वेज है वो है इंडिया में मेन लैंग्वेज है, इंडिया में जो मेन लैंग्वेज है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की वो है लिसान अल दावत। ये देखो गुजराती की एक डायलेक्ट है, मतलब डायलेक्ट का मतलब रीजनल एक भाषा है, बोली है लिसान अल दावत। ये अरेबिक और उर्दू से मिलके बनी हुई है लिसान अल दावत, ये जो लैंग्वेज है। और इनके जो लीडर होते हैं ना कम्युनिटी के लीडर, उनसे बोलते हैं अल दाई अल मुतलक। जैसे देखो तिब्बत में जो उनकी धार्मिक गुरु होते हैं उनको बोलते हैं दलाई लामा, इसी तरह से इनके जो धार्मिक गुरु हैं लीडर हैं अल दाई अल मुतलक के नाम से जाने जाते हैं। और देखो 400 साल से ये जो लीडर हैं इनके इंडिया से ही होते हैं, यानी कि जो 400 सालों से जो इंडिया से इनके लीडर होते हैं अपॉइंट। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी रहती है, वो जो भी ये लीडर फरमान जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, सब सारी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है जो वो मानती है इनके ऑर्डर को। जो करंट और 53rd लीडर हैं उनका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये लीडर हैं इनके दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के, जो 53rd लीडर हैं। तो ये एक्स कम्युनिकेट या एक्स कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी कि बहिष्कार कर देते हैं। और बहिष्कार में क्या होता है कि जब किसी मान लो किसी पीपल को या फैमिली को बाहर निकाल दिया कम्युनिटी से, तो फिर उन्हें इजाज़त नहीं होती इनकी मॉस्क में आने की।
मस्जिद में आने की। वो मस्जिद में आके वर्शिप नहीं कर सकते और ना ही बरियल ग्राउंड का यूज कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है वो मरने के बाद उनको दफनाने भी नहीं देते, यानी कि पूरा कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं। लेकिन जो ये प्रैक्टिस है ये बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949, इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमारे इंडिया में बैन किया हुआ है। ये प्रैक्टिस इस एक्ट के तहत ये कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक्स कम्युनिकेशन ये प्रेवेलेंट है इस कम्युनिटी में। तो इसको ही अभी देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि ये जायज़ है या नहीं है, तो फिर अपना फैसला सुनाएगी इस एक्स कम्युनिकेशन के बारे में कि ये, क्योंकि ये देखो जो मेंबर हैं, सदस्य हैं कम्युनिटी के, उनके अधिकारों को और उनके जो प्रिविलेजेस हैं, विशेष अधिकार, उनका एक तरह से वॉयलेशन करती है, उल्लंघन करती है। जो लीडर हैं कम्युनिटी के वो उनको अधिकार है, वो आदेश जारी करते हैं और वो किसी भी मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बहिष्कार कर सकते हैं समुदाय से। और देखो ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है ना, एक काम के लिए और फेमस है, बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है। ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन परफॉर्म करती है, FGM। ये क्या है? म्यूटिलेशन का मतलब होता है कटिंग, काटना। जैसे आपने सुना होगा मुस्लिम कम्युनिटी में मेल पर्सन की, यानी कि लड़के की खतना की जाती है। खतना आप जानते हो, यानी कि जो पीनस होता है, पीनस को आगे से जो स्किन होती है उसको काटा जाता है, जिसे खतना बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस है जो मुस्लिम कम्युनिटी में अपनाई जाती है। इस तरह की कम्युनिटी जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की प्रैक्टिस अपनाई जाती है, जिसे खतना या खफ्द के नाम से जानते हैं, खफ्द या खतना। तो ये क्या है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? देखो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल के जेनिटल पार्ट होते हैं उनको काट दिया जाता है, म्यूटिलेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो, इसे समझते हैं, जैसे ये फीमेल जेनिटल पार्ट है, ये वजाइना है, यहाँ पे देखो ये पार्ट है क्लिटोरियस बोलते हैं जैसे। तो इसमें क्या होता है, जो क्लिटोरियस पार्ट है ये कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसमें क्लिटोरियस को काट दिया जाता है या तो टाइप 1 में, या फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो यूरेथल ओपनिंग होता है मेनली पेशाब करने के लिए, यहाँ पे जो लाबिया होते हैं, लेबिया, इनर लेबिया इसको बोलते हैं, इनर लेबिया, यानी कि लेबिया माइनोरा के नाम से भी जानते हैं, ये लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं, या आउटर लेबिया इनर लेबिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें इनर लिप और आउटर लिप भी बोलते हैं वजाइना का। यहाँ पे ये वजाइना ओपनिंग और इधर एनस। तो ये देखो जो ये वाला पार्ट है क्लिटोरियस, या तो इसको ये काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, या फिर जो इनर लेबिया है ये वाला पार्ट यहाँ तक इसे रिमूव कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं जो ये पार्ट है पूरा इसको यहाँ से पूरा स्टिचिंग कर देते हैं, यानी कि टाँके लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरह की ये प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं जिसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के नाम से जानते हैं, FGM। तो इस वजह से भी ये न्यूज में रहती है कम्युनिटी, और इसे एक तरह से फीमेल राइट का उल्लंघन माना जाता है। और इसमें साइंटिफिक अगर देखें स्टडी तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है, हार्मफुल होता है फीमेल के लिए, बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ झेलनी पड़ती है इसकी वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस की जाती है इस कम्युनिटी में, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, पूरी वर्ल्ड वाइड जहाँ भी ये कम्युनिटी रहती है प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट है बाइगा ट्राइब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एक कम्युनिटी है, जाति है, समुदाय है। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, एक बाइगा ट्राइब से लहरी बाई हैं, इनके एफर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा की है। लगभग 150 वैरायटी है मिलेट की, उनसे भी ज़्यादा मिलेट की वैरायटी है, 150 से ज़्यादा उनको कंजर्व करके रखा है, यानी कि ये मिलेट वगैरह उगाती हैं। मिलेट बोलते हैं मोटा अनाज, जैसे बाजरा, मेज, मक्का, रागी, ये सब किस में आते हैं, मिलेट में आते हैं ये। और मिलेट आपको पता है इस साल यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ऑफ द ईयर मिलेट को डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल मिलेट के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 को डिक्लेयर किया है। और हमारा इंडिया भी मिलेट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और इस साल के बजट में भी मिलेट के लिए खास प्रयास किए गए हैं। और इसलिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए देखो किसी ना किसी में तो आएगा, या दोनों में भी 99% चांस है, प्रीलिम में भी या मेंस में भी।
मिलेट के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मिलेट के बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ना। और मिलेट के बारे में अगर आपको इस चैनल पे देखना लेक्चर, तो आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरे डिटेल में लेक्चर मिलेट के बारे में। तो ये बाइगा ट्राइब के बारे में हम पढ़ रहे थे। बाइगा ट्राइब एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी क्या होती है इसके बारे में भी आप आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में लेक्चर देख सकते हो। 705 हमारे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब में आती हैं जातियाँ, एसटी कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति में। तो ये जो ट्राइब है इनमें से मोस्ट बैकवर्ड जो क्लास है उनको डाला जाता है पीवीटीजी में। ऐसी पीवीटीजी यानी कि कास्ट 75 है, सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में, उड़ीसा में है पीवीटीजी। ये जो बाइगा ट्राइब है ये मेनली देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये देखो जंगलों में रहते हैं जनरली, तो इनका ऑक्यूपेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन यानी कि वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ये सेमी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। नोमेडिक का मतलब होता है घूमंतु, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सालों साल घूमते रहते हैं। और सेमी नोमेडिक का मतलब कुछ साल रुक जाते हैं किसी प्लेस पे, फिर कुछ देर रुक के फिर दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, ऐसे जंगलों में घूमते रहते हैं। ये सेमी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। इनकी लाइफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड होती है। इनकी लाइवलीहुड पूरी फॉरेस्ट से जो भी ये मिलता है इन्हें खाते हैं, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार नाम से ये पुकारते हैं, बेवार नाम से। जो महुआ है, ये महुआ एक ट्री है, महुआ से ये अपना फूड और ड्रिंक बनाते हैं, महुआ ट्री से, फ्लावर से। और इनकी एक प्रैक्टिस है टैटू बनवाना बॉडी पे। ये बॉडी के हर एक पार्ट पे लगभग हर एक एज में टैटू बनवा दें। इनकी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि बहुत सारे ओकेजन आते हैं, स्पेसिफिक ओकेजन आते हैं, त्यौहार आते हैं, उन पे ये टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी पे। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।